नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के इस डिस्कशन में स्टडी पॉइंट संजीत पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम जनरल स्टडी के तौर पर बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ा एवं श्वसन तंत्र। हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके की मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं। तो इन रिएक्शंस को चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस ड्यूरेशंस में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। तो विभिन्न तरीके के श्वसनीय अंगों का प्रयोग करते हुए श्वसन क्रिया की जाती है जिससे कि इन गैसों को एक्सचेंज किया जा सके। तो किस तरीके से विभिन्न तरीके के श्वसनीय अंग श्वसन क्रिया को संपन्न बनाते हैं और लंग्स की संरचना कैसी होती है, किस तरीके से यह काम करता है। तो आज के डिस्कशन में हम यहाँ इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लंग्स मनुष्यों में श्वसन क्रिया संपन्न करने के लिए फेफड़ों की आवश्यकता होती है। ऐसे में मनुष्यों के शरीर में दो फेफड़े पाए जाते हैं, एक बायां लंग्स और एक दायां लंग्स। ये लंग्स शंकु आकार के होते हैं और जो दायां लंग्स होता है बाएं के अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि बाएं और हाइट की स्थिति होने के कारण थोड़ा स्थान ले लिया जाता है, इसलिए दायां फेफड़ा बाएं के अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। और इन फेफड़ों के ऊपर एक प्लूरा नामक झिल्ली का आवरण रहता है और इस झिल्ली और लंग्स के बीच एक तरल पदार्थ भरा रहता है। यह जो तरल है लंग्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि फेफड़े को लचीला बनाए रखता है। यदि लंग्स लचीला ना रहे तो ऐसे में श्वसन क्रिया संभव नहीं हो पाती है। इसीलिए यह प्लूरा झिल्ली और लंग्स के बीच पाया जाता है। कभी कभार क्या होता है कि प्लूरा झिल्ली में इन्फेक्शन होने के कारण इस तरल की मात्रा बढ़ती हुई चली जाती है। इस क्रिया को प्लूरसी कहते हैं। जब डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट तो ऐसे में डॉक्टर बताता है कि इसके फेफड़े में पानी भर गया है, बट ये पानी नहीं होता है, यही तरल लसकीय जो पदार्थ है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसे साइंटिफिक वे में जो तरल है, साइंटिफिक वे में अगर कहें तो यह एक तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानी जाती है। यानी जिसे कहते हैं नाक आ गई है तो यही ग्लाइकोप्रोटीन ही होती है। आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से पूरे श्वसन नाल में यह ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती है और इसका महत्व होता है। नेक्स्ट है कि जो लंग्स है, लंग्स की अपनी खुद की मांसपेशी नहीं पाई जाती है जैसे हार्ट की पाई जाती है। जो श्वसन क्रिया शुरू होती है तो श्वसन क्रिया थोरेक्स में परिवर्तन होने के कारण श्वसन क्रिया शुरू होती है। थोरेक्स क्या है? थोरेक्स जो दोनों फेफड़े हैं इनके ऊपर एक बंद कक्ष की भांति होता है और इस थोरेक्स का निर्माण स्ट्रेनम, रिब्स, कॉस्टल कार्टिलेज, रीढ़ की हड्डी एवं जो आदर्श मांसपेशियां होती हैं उनके मिलने से होता है और इसके नीचे एक डायफ्राम नामक मांसपेशी का पर्दा लगा हुआ होता है। ये पूरा जो पार्ट फिगर है, ये जो बंद संरचना दिख रही है, यही को थोरेक्स कहा जाता है। थोरेक्स रिब्स यानी कि पसलियां, कॉस्टल कार्टिलेज एक तरीके की उपास्थि है और स्टेरेनम के मिलने से होता है। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। स्टेरेनम क्या है? स्टेरेनम जो दोनों छाती होती हैं, दोनों छातियों के बीच में एक लंबी हड्डी नुमा संरचना होती है, इसी को कहते हैं स्टेरेनम। स्टेरेनम का काम होता है कि यह कॉस्टल कार्टिलेज को जोड़ना, यानी कॉस्टल कार्टिलेज से जुड़ करके यह आगे पसलियों को जोड़ता है जिससे कि एक पिंजरे जैसी संरचना बनाने में सहयोग करता है।
नेक्स्ट है कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज एक तरीके की उपास्थि है। कार्टिलेज क्या होता है? बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। जैसे जो कान है, कान के नीचे देखो एक जो एकदम पतली सी एकदम हड्डी नुमा दिख रही है, एकदम फ्लेक्सिबल होती है, लचीली। तो उसी तरीके से ये जो कोस्टल कार्टिलेज है फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, और यह स्ट्रेनम से जुड़ करके ये लोच यानी घुमाने के लिए, लोच देने के लिए इसका प्रयोग होता है। इस तरीके से यह लोच दे देती है और फिर आगे चल के पसलियों को जोड़ने का कार्य करती है। पसलियाँ जो हैं रिब्स, पसलियाँ एक ओर आगे की ओर कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ करके और पीछे की ओर मेरुदंड से जोड़ करके और इस बंद कक्ष की भांति थोरेक्स का निर्माण कर देती है। कभी कभार क्या होता है कि यदि इस थोरेक्स में गोली लग जाती है या फिर किसी अदर कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति की जो डेथ होती है वो दम घुटने के कारण हो जाती है। इसीलिए जो ड्राइवर वगैरह आगे गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उनके लिए सीट बेल्ट पहनना मस्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि या ब्रेक लगा या एक्सीडेंट हुआ तो जो सीट पर बैठा व्यक्ति है वो आगे की ओर आएगा। ऐसे में यदि दुर्घटना उसके जो थोरेक्स है उस पर हुई, क्षतिग्रस्त हुआ, तो इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि कहीं यदि क्षतिग्रस्त हुआ तो इसकी व्यक्ति की मृत्यु डेथ है वो दम घुटने से हो जाती है। श्वसन क्रिया पर वैसे तो यह एक अनैच्छिक क्रिया है, यानी इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है कि जब चाहो तब इस श्वसन को रोक लो और जब चाहो तो अपना श्वसन क्रिया करो। तो ऐसा इस पर नहीं है क्योंकि यह एक तरीके की अनैच्छिक क्रिया है। कोई एक समान व्यक्ति है, एक समान व्यक्ति अपनी श्वसन पर 180 सेकंड तक इसको कंट्रोल कर सकता है, इस पर नियंत्रण पा सकता है, इससे अधिक नहीं। लेकिन यदि कोई योगासन वगैरह करके इस पर कंट्रोलिंग पावर और भी बढ़ा सकता है तो वो अलग बात है, लेकिन समान व्यक्ति इस पर 180 सेकंड तक कोई कंट्रोल पा सकता है। तो इस क्रिया पर मेडुला ऑब्लांगेटा का समान नियंत्रण होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? यह एक मस्तिष्क का पार्ट है। जब हम मस्तिष्क पर चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा वगैरह हैं ये किस तरीके से बॉडी पर नियंत्रण रखते हैं। तो श्वसन क्रिया पर मेडुला ऑब्लांगेटा का समान सा नियंत्रण होता है लेकिन अधिक नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से यह श्वसन क्रिया स्टार्ट होती है। हम ऊपर चर्चा की है कि जब थोरेक्स में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने के कारण ये श्वसन क्रिया स्टार्ट होती है, यानी इसकी कोई अपनी मांसपेशी नहीं होती है। तो जैसे ही थोरेक्स में परिवर्तन होगा तो जो थोरेक्स का नीचे वाला पार्ट है, नीचे डायफ्राम नामक मांसपेशी का पर्दा है और पीछे की ओर इसके पसलियाँ हैं। तो पसलियाँ और डायफ्राम नामक मांसपेशी का पर्दा पीछे खिंचता है, पसलियाँ जो हैं रिब्स वो भी पीछे की ओर खिंचती हैं। ऐसे में जो कक्ष है, कक्ष का आयतन बढ़ जाता है, यानी ये पीछे की ओर जब खींचेगा पर्दा और पसलियाँ भी पीछे की ओर खींचेंगी तो आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने के कारण इसके अंदर, लंग्स के अंदर निम्न प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यानी निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। नियम ये कहता है कि हवाएं जो हैं वो उच्च वायुदाब से, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर चलती हैं, यानी कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो जब इसके अंदर आयतन बढ़ जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो जो
हमारे पर्यावरण यानी बाहर का, शरीर के बाहर का वातावरण है, वहाँ पर उच्च वायुदाब रहता है। ऐसे में नाक के थ्रू एयर शरीर में श्वसन नली के द्वारा फेफड़ों में आ जाती है। तो इस तरीके से जो वायु फेफड़ों में इंटर की है, इस क्रिया को प्रश्वसन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। और फिर क्या होता है कि कक्ष के सिकुड़ने के कारण वायु अंदर से बाहर की ओर निकल जाती है। इस क्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्रिया होती रहती है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट तरीके के जो श्वसनीय अंग हैं वो इस श्वसन क्रिया के लिए सहयोग करते हैं। तो जैसे ही श्वसन क्रिया स्टार्ट होती है तो बाहर से वायु सबसे पहले नसिका, नॉस्ट्रिल यानी नाक में पहुंचती है। नाक में क्या होता है कि नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, रोए होते हैं। तो जो धूल कण या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर वगैरह बाहर से सांस के थ्रू अंदर प्रवेश किए हैं, तो इन रोए या बालों के द्वारा उस सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर या धूल के कणों को रोक लिया जाता है। अब यहाँ से वायु नसिका से नेजल कैविटी में स्थानांतरित होती है। नेजल कैविटी यानी नसिका गुहा, नसिका गुहा में पहुँचने पर वायु शरीर के टेम्परेचर पर, यानी बाहर की वायु जो है कोई दूसरा टेम्परेचर है और हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर 37 कुछ समथिंग सेंटीग्रेड रहता है। तो शरीर के इंटरनल टेम्परेचर के बराबर नसिका गुहा में वायु को कन्वर्ट कर दिया जाता है और यहीं पर इसकी जो मॉडरेटी है, आर्द्रता है, 100% कर दी जाती है नसिका गुहा में। और नसिका गुहा के ऊपरी वाले भाग में एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक तरल लसके पदार्थ को रिलीज करता रहता है। ऊपर अभी हम चर्चा किए थे, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो है यह तरल चिपचिपा रहता है और जो भी अशुद्धियां हैं नसिका के द्वारा नहीं रोकी जा सकी हैं, तो उस जो एकदम बारीकी धूल के कण या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर हैं वे आकर के इस म्यूकस मेम्ब्रेन की जो तरल है इसमें चिपक जाते हैं। जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो यही जो बाहर आ जाते हैं, तो इसी कारण खांस या छींक वगैरह आ जाती है। तो आखिर म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? गाल के दोनों साइड उंगली करके खींचो तो एक बहुत पतली सी एक परत आ जाती है खाल की, वही होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो बहुत ही पतली होती है। तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसको रिलीज किया जाता है और इस तरीके से जो धूल कण प्रवेश करने से नसिका से बच जाते हैं वो आकर के यहाँ इस पदार्थ में चपका कर बाहर कर दिए जाते हैं। सॉरी। अब यहाँ से स्वच्छ होकर वायु ग्रसनी में पहुँचती है। ग्रसनी क्या है? ग्रसनी जो आहार नाल है, आहार नाल और श्वसन नाल को ये डिवाइड करने का स्थान है। यहीं से आहार नाल और श्वसन नाल अलग हो जाती है। यहीं पर जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस वाल पाई जाती है जिसके थ्रू दोनों अलग हो जाते हैं। फिर यहाँ से वायु लैरिंक्स में पहुँचती है, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र से श्वसन नाल यानी ट्रैकिया में पहुँचती है। ट्रैकिया जो दोनों फेफड़े होते हैं, तो दोनों फेफड़े के बीच में ये लंबी सी एक श्वसन नाल के टाइप में संरचना होती है, इसी को ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया में क्या है कि बहुत बारीकी बारीकी एकदम रोए टाइप में उपस्थित होते हैं और यहीं पर जो म्यूकस है तरल, यानी कि जो अभी हम चर्चा किए ग्लाइकोप्रोटीन, एक जो नाक जिसे कहते हो वो पदार्थ, तो यहीं पर ये
उपस्थित होता है, पूरी श्वसन नाल में उपस्थित होता है। तो यदि कोई सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स मैटर या बहुत बारीकी धूल कण आ गए हैं तो इनको चिपका लेती है, और चिपका कर जैसे हम जब सांस लेते हैं तो रोएं इस टाइप में रहते हैं, तो ये क्रिया करते हुए ऊपर की ओर खिसकते रहते हैं, श्वसन लेते हैं। कभी कभार हमारे जब खांसी आती है तो खांसी के साथ बलगम आता है, तो वही ये होता है, जो म्यूकस होता है इसी में वो सब धूल कण फंस जाते हैं। और इसी श्वसन नाल में भक्षी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। भक्षी कोशिकाएं क्या हैं? तो हम जब WBCs की चर्चा किए थे उसमें बताए थे कि भक्षी कोशिकाएं क्या होती हैं। तो भक्षी कोशिकाएं उपस्थित होने के कारण यदि कोई रोगवाहक प्रवेश किया है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उस रोगवाहक कारक को ये भक्षी कोशिकाएं मार देती हैं। अब यहाँ से वायु ट्रैकिया से स्थानांतरित होते हुए ब्रोंची में पहुँचती है। श्वसनी ब्रोंची क्या है? ब्रोंची जो ट्रैकिया से एक ये नली बाएं पार्ट में, एक दाएं पार्ट वाले लंग्स में जो एयर ले जाती है उसे ब्रोंची कहती हैं। तो ब्रोंची में होते हुए फेफड़े में पहुंचती। तो ये ब्रोंची जो है आगे चल करके ब्रेंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि ब्रोंची से और पतली पतली नली के रूप में कन्वर्ट होती रहती है। अंत में जा करके एकदम गुब्बारे जैसे ऐसे गोल गोल संरचना, यानी बहुत इकट्ठी हो जाती है। तो इनको कहा जाता है एल्वियोली या फिर कोष्ठका कोष्ठ। यह वही वास्तविक जो कोष्ठका कोष्ठ या एल्वियोली है, यही वास्तविक स्थान है जहाँ पर श्वसन क्रिया संभव हो पाती है। यानी जो हार्ट से यानी हृदय से पल्मोनरी धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के लाया गया है, तो ये फेफड़े में शुद्ध होता है। तो यहीं पर जो एल्वियोली है, एल्वियोली ऐसे गुब्बारे नुमा, गुच्छे नुमा छोटी छोटी संरचना होती हैं जो चारों ओर रक्त वाहिकाओं से घिरी होती हैं। अब ये जो अशुद्ध रक्त आता है इसमें एल्वियोली में, तो श्वसन क्रिया के थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर लिए। ऑक्सीजन अंदर लेने से ये जो एल्वियोली है, एल्वियोली में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाती है। नियम ये है कि कोई भी मटेरियल्स है तो हाई सांद्रता से, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर प्रस्थान करता है। तो जब एल्वियोली में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अधिक है और जो ये पल्मोनरी धमनी की रक्त वाहिकाएं मौजूद हैं इसके चारों ओर, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि शरीर का संपूर्ण डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है पल्मोनरी धमनी के द्वारा लाया गया है, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। तो ऐसे में एल्वियोली से ऑक्सीजन निकलकर आरबीसी यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसकी रक्त वाहिकाओं में प्रस्थान कर जाती है। और दूसरी ओर जो ये केशिकाएं आरबीसी होती हैं, आरबीसी रक्त कणिकाएं क्या है? इनका काम होता है शरीर में रक्त को ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी कि ऑक्सीजन सारे शरीर में प्रोवाइड कराना। तो आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि सारा अशुद्ध ब्लड इनके द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़े में लाया गया है। तो ऐसे में जो इनमें कार्बन की सांद्रता अधिक होने के कारण अब एल्वियोली में ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन की सांद्रता के कारण आरबीसी में आ गई और आरबीसी की कार्बन निकलकर एल्वियोली में पहुंच जाएगी और इस तरीके से श्वसन की क्रिया के द्वारा इसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। ब्लड शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के पश्चात इसे पल्मोनरी सिरा यानी कि फुफ्फुसीय सिरा के माध्यम से हार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और हार्ट इसे संपूर्ण शरीर में पंप कर देता है, इसलिए पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिल जाती है। फिगर के माध्यम से
ये वाला पार्ट्स जो लंबी श्वास नली है इसी को ट्रैकिया कहते हैं। और एक बाएं लंग्स में एक दाएं लंग्स में ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है जिसे ब्रोंची कहते हैं। और ब्रोंची आगे चलकर छोटी छोटी यानी कि पतली पतली और वाहिकाओं में नलियों में डिवाइड हो जाती है जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स आगे चल कर के ये देखो एकदम आगे यहीं पर एक गुब्बारे जैसी संरचना बना लेते हैं जिसे एल्वियोली कहा जाता है, कोष्ठिका कोष। यही वास्तविक स्थान है जहाँ पर श्वसन क्रिया यानी कि ऑक्सीजन का एक और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। यह देखो नसिका के द्वारा वायु प्रवेश करती हुई लंग्स में आती है ट्रेकिया श्वसन नाल के द्वारा। और ये आगे देखो एकदम गुब्बारे जैसी संरचना है, इन्हीं को एल्वियोली कहा जाता है। ये एल्वियोली जो है चारों ओर जो पर्पल कलर का है ये रक्त वाहिकाएँ हैं। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा अशुद्ध ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया गया है, जहाँ पर CO2 को श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर कर दिया जाता है और O2 को रक्त में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो इस तरीके से ये श्वसन क्रिया संचालित होती है। यानी कि श्वसन तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई तो यही एल्वियोली अर्थात कोशिका कोष्ठ ही होती है। यही वास्तविक स्थान है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हुए श्वसन क्रिया संपन्न की जाती है। हाँ, और इन एल्वियोलियों की संख्या दोनों फेफड़ों में लगभग 3 करोड़ के आसपास होती है। 3 करोड़ बहुत ज़्यादा है। चलो अब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन अंदर ली गई है और जो बाहर निकाली गई है उसमें इसका कितना % है। तो जब हम श्वसन क्रिया यानी कि बाहर से सांस को अंदर लेते हैं तो उसमें 78.01% नाइट्रोजन रहती है और 20.94% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, ऑक्सीजन रहती है और 93% आर्गन रहती है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहती है। ये वे गैसें हैं जिनको हम श्वसन क्रिया के थ्रू अंदर लिए हैं। अब जब इनका एल्वियोलियों में एक्सचेंज हो जाता है उसके पश्चात जब हम वायु को बाहर निकालते हैं यानी एक्सपायरेशन क्रिया करते हैं, उस ड्यूरेशंस में O2 घटकर जो 20.94% है 16.94% हो जाती है। यानी कि ओनली 4% ही ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और वहीं जो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है वो घटकर 4.03% हो जाती है। यानी कि 4% कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जितनी की मात्रा में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं उतने ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड विभिन्न तरीके की जो डिजीज़ हैं, यदि इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो किस तरीके से बीमारियां होती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।